हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे का स्पेशल महा एपिसोड क्लास 10th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के कल के पेपर के लिए। जी हाँ बच्चों, क्लास 10th का आपका एसएसटी का कल यानी कि 7 मार्च 2026 को आपका जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है ना। तो आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के बारे में। जी हाँ बच्चों, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, पीवाईक्यू है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहां से आपकी 7 मार्च के पेपर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों बिना देरी करते हुए। देखो, आपको कुछ भी ना इस तरीके से कोई भी एक सीरीज मिलेगी, कोई भी एक सेट मिलेगा। ये वीडियो हर एक सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें पेपर के पैटर्न की, तो बच्चों पेपर में आपके ना 4 खंड होने वाले हैं। खंड का इतिहास रहेगा, खंड का भूगोल, खंड का राजनीति विज्ञान, खंड का अर्थशास्त्र। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। लेकिन यहां पे है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है बच्चों कि इस वीडियो में हम जो पेपर देखने वाले हैं वो है आपका पीवाईक्यू, है ना। और पिछले साल का जो पेपर का पैटर्न है बच्चों, ये था अलग। कैसे अलग था? पेपर में कुल मिला के 37 प्रश्न थे और 6 खंड थे, है ना। टोटल 6 खंड। खंड का इसमें टोटल 20 एमसीक्यू थे हर एक किताबों से आपके। खंड का इसमें 2 नंबर के आपके क्वेश्चन थे टोटल 4। खंड गा के अंदर 3 नंबर के टोटल आपके 4 क्वेश्चन थे। और खंड घा के अंदर आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे टोटल 4। और 5वें खंड में केस बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, 4-4 नंबर के। और जो आखिरी खंड था इसमें था आपका मैप, ठीक है, एक इतिहास का 2 नंबर का और एक भूगोल का 3 नंबर का, है ना। तो ये जो पीवाईक्यू है इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। और वैसे भी ना, हमें पैटर्न से ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाओ आप लोग आज के सेशन को समझने के लिए। रेडी हो बच्चों? जल्दी से बोलेंगे यस सर जी रेडी हैं। और हाँ देखो, आपका ना एसएसटी का ये आखिरी पेपर यानी कि बोर्ड एग्जाम का आखिरी पेपर है आपका ये। ठीक है, तो जैसे हमने आपकी 10वीं में तैयारी करवाई है, इससे भी बढ़िया तैयारी हम आपकी 11वीं में करवाएंगे, फिर हम आपकी 12वीं में भी करवाएंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारे बच्चे चाहते हैं कि 10वीं के बाद भी आप हमसे ही 11वीं और 12वीं क्लास पढ़ें, अच्छे से सारी चीजों को समझें। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, जो आर्ट्स लेंगे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो आए, नई क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए जब भी आए, तो आप उसको देख सकें। ठीक है, तो रेडी हो जाओ बच्चों, आज का ये 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तैयार हो बच्चों? बोलो रेडी हो? तो चलो शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम में निकाल लिया है आपके लिए, और सेम यही यहाँ पे सेक्शन ए आपका एमसीक्यू वाला मैंने निकाल लिया है इंग्लिश मीडियम में। देखो, पेपर जो आपका इस साल बनेगा उसमें तो 4 सेक्शन है, लेकिन जो ओल्ड वाला है ना उसमें 5 सेक्शन है। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है अलग से, 2 नंबर वाले अलग से, 3 नंबर वाले अलग से, 4 नंबर वाले अलग से, 5 नंबर वाले अलग से, और मैप आपका अलग से है। तो ये सब आपको मैं करवा दूंगा ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, तो बने रहना एंड तक मेरे साथ अच्छे से पढ़ने के लिए। चलो बच्चों शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका एमसीक्यू का लाइव चैट में। क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए जो विवरण है इसके आधार पे आपको ये पहचानना है कि कानून कौन सा है आखिर ये वाला। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह अधिनियम इंपीरियल विधान परिषद के द्वारा पारित किया गया था। किसने पारित किया था बच्चों? इंपीरियल विधान परिषद ने। ठीक है, दूसरा, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों के दबाने की शक्ति दी। और तीसरे से तो आपको पूरा पूरा अंदाजा लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस लॉ की बात कर रहे हैं बच्चों। कौन सा है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे लाइव सेशन में ज्वाइन है सभी आंसर करते चलिए। और सेम यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखेंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेसिकली कौन सा होगा करेक्ट? बिल्कुल 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 सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ जी, एकदम बिल्कुल सही आंसर है, ये है रॉलेट एक्ट। ठीक है,
जिसे काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, इसके माध्यम से सरकार जो थी ना, वो किसी को भी शक के आधार पर ही, ठीक है, गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रॉलेट एक्ट यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, द एक्ट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड इट empowered द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब सेकंड वाला हमसे क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो। सेकंड में पूछा गया है कि जल संरक्षण के लिए भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 11वीं शताब्दी में निर्मित कृत्रिम झील स्थित है सर जी, ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा बच्चों। क्या बताना है आपको कि जल संरक्षण के लिए ना भारत में बहुत सारी झीलें बनी हैं। ठीक है, कृत्रिम झीलें यानी कि जो मानव के द्वारा बनाई गई ऐसी झीलें, है ना। तो 11वीं शताब्दी में ऐसी कौन सी झील थी बच्चों, किस स्थान पे वो थी, वो हमें बताना है। सर भोपाल होगा। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर यहाँ पे करेक्ट किया है, आंसर है बच्चों भोपाल। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, विच प्लेस इन इंडिया हैज अ आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी, दैट इज भोपाल। ठीक है, अब देखो हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हमें डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब डेटा क्या है, ये सारणी हमें दी गई जिसे पढ़ना है, जैसे कि ये क्रम संख्या है हमारी। ठीक है, इधर शिशु मृत्यु दर है, यहाँ कुल बालक है, यहाँ बालिका है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा डेटा दे रखा है। अब इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर देखेंगे दिए गए आंकड़ों के आधार पे किस राज्य की बालिका शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। क्या, बालिका शिशु मृत्यु दर। तो आप यहाँ पे देखो बालिका वाला ये ऑप्शन है ना। तो किस में है सबसे ज्यादा बालिका शिशु मृत्यु दर, ये रही देखो, यानी कि असम, है ना। कहाँ पे बच्चों, असम। ठीक है, जो बालिका मृत्यु दर है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, असम के अंदर हो जाएगा, है ना। ये रहा देखो बच्चों हमारा, ये असम। ओके, डी ऑप्शन है। अच्छा चलो मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा तो वो हो गया ना, सबसे कम बालक मृत्यु दर किस में है। ठीक है, सबसे कम बालक मृत्यु दर किस में है बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई सा है सबसे कम बालक मृत्यु दर कहां पर है। ओके, हाँ वेरी गुड, सी होगा, राजस्थान में है। ओके, सबसे कम देखो ये रही ना, राजस्थान के अंदर ये रही 37 है। ठीक है, चलो अच्छा, यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में था कि आपको इस डेटा को पढ़ना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि एज पर द डेटा गिवन अबव विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट इज इन कहाँ गया हमारा, ये रहा असम। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा डी। ओके, चलो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बक्सर टाइगर रिजर्व, इसके जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और यहाँ का जो इको सिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसको खनन प्रक्रिया से होने वाले खतरों को कम करने में मददगार हो सकता है। यानी कि कुछ नियम है बच्चों यहाँ पे, जिसके माध्यम से बक्सर टाइगर रिजर्व जो है इसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है, इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है माइनिंग की प्रक्रिया को रोककर। जैसे कि सबसे पहला है, माइनिंग के लिए सख्त नियमों को लागू किया जाए और एक निगरानी तंत्र यहाँ पे बनाया जाए। ठीक है, फिर है कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बफर जोन को लागू किया जाए, और तीसरा आसपास के समुदायों में वैकल्पिक आजीविका और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, और चौथा बक्सर से टाइगर रिजर्व का विस्थापन ही कर दिया जाए। पूरे का पूरा क्या बोला गया है कि विस्थापन ही कर दिया जाए। तो देखो विस्थापन करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, है ना। तो यहाँ पे जो है ना चौथा तो हमारा गलत हो गया। अब इनके माध्यम से अगर हम देखें तो कड़े नियमों को लागू करो, ठीक है, निगरानी तंत्र बनाओ, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास में बफर जोन बना दिए जाएं, और आसपास के जो लोग हैं उनके लिए आजीविका के कुछ वैकल्पिक स्रोत बनाए जाएं, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमिकली काफी अच्छे बन सकें। मतलब यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे और आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ जी, यस सर जी, डी वाला करेक्ट होगा। वेरी गुड,
सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स posed on the tiger population and biodiversity। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला ये रॉन्ग होगा, बट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये राइट हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसमें देखो क्या कहा गया, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। 5वां क्वेश्चन कहता है जब यूरोप के कई सारे देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की तो डैश उसके मुख्यालय के रूप में चुना गया। सिंपल सा, जब यूरोपीय संघ बना था ना तो उसका मुख्यालय क्या था बच्चों, ये बताना है हमें। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के बनने के समय मुख्यालय हमारा क्या था, जल्दी से बताओ बच्चों, मुख्यालय क्या था हमारा? यूरोपीय संघ के बनने के समय हमारा जो हेडक्वार्टर है हमारा, इन द सेंस यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर, वो क्या था बच्चों? ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस या फिर ज्यूरिक। ओके, ए हो जाएगा ब्रुसेल्स था। वेरी गुड बच्चों, क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स था, है ना। तो व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टूगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन दैट वाज चूजन एट इट्स हेडक्वार्टर दैट इज ब्रुसेल्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद एवं सत्ता की साझेदारी के अंतर को पूर्ण रूप से बताता है? हैं, ये तो बड़ा एमसीक्यू है। एक तो बहुसंख्यकवाद की हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है ये भी हमें मिल जाएगा, है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पे ना जो सीधा राइट ऑप्शन है मैं आपको वो करवा देता हूं। तो देखो सबसे पहले बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद यानी कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको जोर देता है। जबकि सत्ता की साझेदारी जो है ये कहती है कि हर एक समूह के बीच में पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी होगी। ठीक है, तो आप समझ गए ना, बहुसंख्यकवाद मतलब केवल बहुसंख्यक के आधार पे अपने ही समुदाय का प्रभुत्व पे जोर देना, जबकि सत्ता की साझेदारी कहती है कि हर एक समूह के बीच में पावर शेयरिंग, सत्ता साझेदारी होनी चाहिए इक्वली। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें मेजोरिटिज्म की तो दिस इज एम्फसाइज द डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी while power sharing emphasizes the sharing of power among different groups। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो कि अभिकथन कारण का है। तो अभिकथन क्या कहता है बच्चों, यानी कि संकल्पना, लोकतंत्र न केवल अपेक्षाएं बढ़ाता है बल्कि शिकायतें भी बढ़ाता है। क्या ये बात सही है? तो हम बोलेंगे जी हाँ, ये बात सही है कि लोकतंत्र में अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं इंसान की। ठीक है, हम आम जनता की, तो शिकायतें भी तो होती हैं। कारण शिकायत करना अपने आप में लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। ठीक है, क्या शिकायत करना लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण हो सकता है? जी नहीं। तो हम बोलेंगे ए और आर सत्य है, लेकिन कारण जो है इसकी जो है व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। यस सर, समझ गए, वेरी गुड। अरे सर इंग्लिश में तो दिखाया ही नहीं आपने। देखो, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, रीजन ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे ए और आर सत्य है यानी कि राइट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं देता है। एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन बी में तो ये ऑप्शन कहीं और दे रखा है, नॉट आएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, नॉट, ठीक है ना, मतलब ये ठीक है, और नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो अब देखो 8वां क्वेश्चन। तो 8वें में पूछा गया है यदि आर कपड़ा चाहता है जो एस के पास है। चलो हम एक डायग्राम बनाते हैं। आर जो है वो क्या चाहता है? कपड़ा। ठीक है, जो कि किसके पास है? जो कि है एस के पास। आर के पास एक वस्तु होनी चाहिए जो एस कपड़े के बदले में चाहता हो, तो आर के पास में एक कोई ना कोई वस्तु जरूर होनी चाहिए जो कि इस एस को चाहिए। आवश्यकता के ऐसे संयोग के अभाव में कोई विनिमय नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके पास में वस्तु नहीं है तो कोई विनिमय ही नहीं होगा। स्थिति की पहचान कीजिए और सही विकल्प चुनें जो निश्चित रूप से आर और एस को इस स्थिति को खत्म करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, दोबारा समझ लो कि जो ये आर व्यक्ति है और ये एस व्यक्ति है। आर को चाहिए भाई एक कपड़ा, इसको चाहिए कपड़ा। ठीक है, जो कि है तो इस एस के पास में,
लेकिन एस को जो चाहिए वो इस आर के पास में है नहीं, तो हमें ऑप्शन ये चुनना है कि जो इसको पूरी तरीके से पूरा कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु पर साख, यानी कि पैसे के माध्यम से, वस्तु पर साख के माध्यम से ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, अच्छा इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेते बच्चों कि ये रहा यहाँ पे ऐसे करके। ये क्वेश्चन है आपका, और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं, एक सेकेंड, बी नहीं होगा, डी आंसर होगा इसका। तो डबल कॉन्स्टेंस ऑफ वांट मनी। ठीक है, इसका जो मैंने आपको बी बताया ना अभी 8वीं का, एक्चुअली इसका आंसर डी होगा। ठीक है, साख का तो मतलब ऋण हो गया एक तरीके से, तो आवश्यकता का दोहरा संयोग होगा, मुद्रा है ना, इसके माध्यम से होगा। वही तो मेरे को कुछ तो मिस्टेक लग रही है यहाँ पे, तो आपका इसका डी आंसर होगा। चलो 9वां क्वेश्चन देखो बच्चों, आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां लोकतांत्रिक शासन है, मान लो इंडिया के। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके देश में सत्ता का बंटवारा प्रभावी हो और सरकार के किसी एक अंग के पास संपूर्ण शक्ति ना हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। ठीक है, तो कौन सा उपाय है बच्चों जो इसे पूरा करेगा कि भाई आप ये चाहते हैं कि सत्ता का बंटवारा पूरी तरीके से हो, सारी शक्ति किसी एक के हाथ में ना हो। ठीक है, यहां से एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि सत्ता के बंटवारे को सही तरीके से करने के लिए, या फिर जो शक्ति का बंटवारा है वो इस प्रकार से हो ताकि शक्ति किसी एक के हाथ में ना हो, है ना, पावर शेयरिंग किसी वन पर्सन वन संस्था के हाथ में ना हो। अब इसके लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। क्या क्या? तो इसके लिए हम कर सकते हैं, सबसे पहली कि शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्यों या फिर प्रांतों के बीच में विभाजित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक स्तर पर अपना अपना उनका प्रभाव क्षेत्र होना चाहिए, है ना, जैसे सेंट्रल का सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, स्टेट का स्टेट होगी, इस तरीके से। दूसरा है कि शक्तियों को विधायक, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच में विभाजित किया जाना चाहिए। शक्तियों को विधायक, कार्यकारी और जो न्याय की शाखाएं, इनमें डिवाइड करना चाहिए, और प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी शक्तियां होनी चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, शक्तियों को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में साझा की जाती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सरकार, तो प्रत्येक स्तर पर कुछ हद तक स्वायत्ता भी होती है ना। तो यहाँ पे हमारा दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 3 ऑप्शन हमारे सही निकलेंगे। ठीक है, तो ये रहा, देखो डी वाला जो ऑप्शन है ना हमारा, डी वाला ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9th है, ये रहा आपका, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है, और बाकी की जो बात है इसकी वो यहाँ पे आ जाती है। ओके, चलो वेल यहाँ पे आंसर जो है ना इसका पूरी तरीके से लिख नहीं रखा है इन्होंने। ये रहा 9th का ना, इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। चित्र की पहचान कीजिए नीचे दिए विकल्पों में से। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है बच्चों, ठीक है, अब ये चित्र किसका है ये बताना है। तो एक बार कमेंट में, लाइव चैट में बताओ आप क्या पहचान पा रहे हो बच्चों इस चित्र के माध्यम से। क्या ये चित्र फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का है, ठीक है, और राइखस्टेग का है, ड्यूमा का है, संसद भवन का है। ठीक है, तो जो चित्र अभी आपको मैंने दिखाया ये किसका है दरअसल, ठीक है, ये चित्र किसका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चेयर वगैरह हैं और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जैसे हमारी संसद होती है ना, वैसे यहाँ पे एक मुख्य जो है ना जगह है जहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं। तो क्या है ये आखिरकार? हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, ये एक पार्लियामेंट है। कौन सी पार्लियामेंट है बच्चों? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, बलूत पत्तियों का मुकुट प्रतीक किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, बलूत पत्तियों का जो मुकुट है, ये मुकुट प्रतीक किसके प्रयोग में होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, वैसे तो विजुअल इंपेयर्ड के लिए, लेकिन आपके लिए भी आ सकता है। तो किसके लिए उपयोग होता है? सारे बच्चे आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो सकता है इसका। और जितने बच्चे सेशन में ज्वाइन हो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, हम लोग लाइव आके पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो लाइक करना तो बनता है भाई, है ना। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है स्वतंत्रता का है। ओके ओके, आंसर करते चलिए बच्चों। ठीक है,
देखो बलूत पत्तियों का मुकुट प्रतीक बेसिकली बहादुरी का है। किसका है? बहादुरी का प्रतीक है। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे कि जो इमेज है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है ये इसको दर्शाता है बच्चों। ठीक है, और इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिंबल क्राउन ऑफ ओक लीव्स स्टैंड फॉर हेरिज्म। ठीक है, हेरोजिम, इस तरीके से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th में क्या पूछा गया, बड़े ध्यान से देखना, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार खोलने के प्रभावों का मूल्यांकन के संबंध में सही कथन को पहचानो। यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार खोलना, यानी कि इंटरनेशनली लेवल पे आप जो है एक विदेशी व्यापार खोलते हैं तो इसके प्रभाव क्या होंगे ये बताओ। ठीक है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे बच्चों, सिंपल सा है। सबसे पहले तो कि बाजारों में वस्तुओं का विकल्प बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने क्या होगा, ऑप्शंस आ जाएंगे हर एक वस्तु के मामले में, है ना। दूसरी जरूरी चीज, स्थानों के बीच दूरी के बावजूद दो देशों के निर्माता एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब वैश्विक लेवल पे हमने कोई अपनी कंपनी खोली तो लोगों को चॉइसेस ज़्यादा मिल गई। दूसरी, अन्य जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारा कंपटीशन बढ़ेगा जिससे कि हम और ज़्यादा मजबूत होंगे। और तीसरी जब सबसे जरूरी चीज़ कि विदेशी व्यापार इसी प्रकार बाजारों को जोड़ने या विभिन्न देशों में बाजारों के एकीकरण करने का काम करता है। ठीक है, ये जो विदेशी व्यापार होते हैं ना, इसी माध्यम से ये बाजारों को जोड़ते हैं और विभिन्न देशों में बाजारों के एकीकरण का भी काम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये लिख सकते हो। तो तीन ही ऑप्शन इसके सही हैं। उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होती है, गलत है, क्योंकि जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो गुणवत्ता उचित होने की जगह कम और हो जाएगी, है ना। तो बी होगा हमारा पहला, दूसरा और ये तीसरा करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे बच्चों। अरे आंसर की तो यहाँ पे खुली हुई है, कोई नहीं, मैंने तो बता रखा है ना आपको। इवेल्यूएट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा ये रहा बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 12th की तरफ। अब सारे बच्चे आंसर करना मुझे एक बार। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है तो वह डैश है। दैट मीन्स अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया, यानी कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उसकी जांच करने का अधिकार देती है, साधन प्रदान करती है, तो वो सरकार कैसी कहलाएगी ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों वो सरकार कैसी कहलाएगी जो कि जांच करने का भी अधिकार दे रही है और साधन भी प्रदान कर रही है, तो क्या कहलाएगी बच्चों? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा क्या होगा? ठीक है, देखो सारे बच्चे आंसर करोगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे यहाँ फालतू की बातें कर रहे हैं लाइव चैट में, ठीक है, तो उन पर ध्यान मत दो, आप आंसर करो जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, जवाबदेह सरकार। क्या बोलते हैं? ऐसी सरकार को जवाबदेह सरकार बोलते हैं। दैट मीन्स कि इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, क्या बोलेंगे? सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि अभी आपने देखा, इसको बोलते हैं हम एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो जी अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, असहयोग आंदोलन को आकार देने वाली घटनाओं के आधार पे कथनों को क्रम में व्यवस्थित करो। क्रम के अंदर लगाना है बच्चों, क्रम यानी कि कौन सी घटना पहले हुई थी, इस क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके समझते अच्छे तरीके से। जैसे कि सबसे पहला जो है ना, देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो ये दिया हुआ है ना, ये सारी चीज, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी है। तो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले हमारी क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहला क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई जबरन भर्ती और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को हुई आर्थिक कठिनाइयां। ठीक है, असहयोग आंदोलन का सबसे पहला कदम क्या था, यही था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जबरन भर्ती हुई थी, इस वजह से लोगों को कठिनाई बहुत हुई, तो पहला आ गया। ठीक है, अब दूसरे पे जो आएगा वो रहेगा हमारा ये वाला, क्या
कि तुर्की के सुल्तान की हार के कारण खिलाफत आंदोलन का गठन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन का गठन हुआ। फिर तीसरे पे आएगा ये वाला कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, और ये जब सत्याग्रह ज्यादा बड़ा होता गया, फिर आखिरकार जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हुई भारी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, और यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की पूर्णतः शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये रहा, देखो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, पहली पे दूसरी घटना, दूसरे पे तीसरी, तीसरे पे चौथे, और चौथे पे पहली वाली घटना। तो बी जो ऑप्शंस हैं ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। और इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंटल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट शेप्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे सबसे पहली घटना ये हुई थी, दूसरे नंबर पे ये थी, तीसरे नंबर पे ये थी, और चौथे नंबर पे ये थी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे तो ये रही, देखो नहीं ये नहीं, एक सेकेंड, इंग्लिश में क्या था हमारा यहाँ पे, बी वाला। ठीक है, बट यहाँ पे तो बी में कुछ और ही दे रखा है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है इंग्लिश मीडियम में, है ना। इंग्लिश मीडियम में तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, खैर आपको मैंने बता दिया ना कि कौन सी घटना कब हुई थी, बस इसको याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14th। ये बेसिकली ध्यान से देखना, परिवहन संघ के द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके कारण ट्रक ड्राइवरों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में सब्जियां, दूध, इन सभी का परिवहन करने से मना कर दिया। शहरी क्षेत्रों में भोजन दुर्लभ हो गया, भोजन पहुंच ही नहीं रहा, जबकि किसान अपने उत्पादकों को बेचने में असमर्थ थे, है ना। तो परिवहन संघ के द्वारा की गई हड़ताल के कारण निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज, इन तीनों में से कौन से जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब सारी चीज़ें पहुंचेंगी नहीं तो जो किसान हैं, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी करने वाले हैं, जो बेसिकली दूध वगैरह को आते हैं, फल सब्जी दूध वगैरह लाते हैं, ठीक है, भैंस से निकाल के, गाय से निकाल के, ठीक है, और खेती वगैरह करते हैं, उनकी सब्जियां नहीं आ पाई, तो यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडली कि डेयरी फार्मिंग हो गया, या सब्जियों को बेसिकली मैन्युफैक्चर करके कुछ चीज़ों को बना के उसको शहरों तक पहुंचाना, तो ये भी हो गया, है ना। अब टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो परिवहन होना था उन्हीं ने मना कर दिया है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सेकेंड टेरिटरी एक्टिविटीज़ है वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, ये तीनों ही प्रभावित हुए हैं बच्चों। ठीक है, ये तीनों ही प्रभावित हुए हैं इससे। ओके, तो 14th का आंसर आपका इस तरीके से होगा। अब यही सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन आप देखेंगे ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। हाँ जी सर, सही है सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 15th। अब 15th कहता है बच्चों कि कथन नंबर 1, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी मुद्रण तकनीकों और यांत्रिकी प्रेस का आयात किया गया था, क्योंकि पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपनी चौकियां स्थापित कर ली थी, इस वजह से। तो आपको समझ में आया ना बच्चों, क्या कहा गया है कथन 1 के अंदर, कि 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी मुद्रण तकनीकों का और यांत्रिक प्रेस का आयात किया गया था, क्योंकि पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपनी चौकियां स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारा कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, बीजिंग नई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया, गलत, बीजिंग थोड़ी ना बना था। ठीक है, बीजिंग नहीं बना था बच्चों नई प्रिंट संस्कृति का केंद्र, है ना। तो क्या बोलेंगे, कथन जो है हमारा यहाँ पे अगर हम देखें कि एक तो सत्य है, लेकिन कथन 2 जो है ये असत्य है। पहला वाला क्या है, ये करेक्ट है, बट सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है। ओके, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। अब यही आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, तो ये रहा बच्चों।
ये स्टेटमेंट 1 है जो कि हमारी करेक्ट है कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस, ठीक है, वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोर्ट्स इन चाइना। बट स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है कि बीजिंग बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, दैट्स वाई ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जी सर समझ गए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि एम ने अपने मित्र को एक प्रकार की मिट्टी के बारे में संकेत दिया जो कपास सुखाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एम व्यक्ति है, उसने अपने दोस्त से कहा कि देख दोस्त, ये जो एक मिट्टी है ना जो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ऐसी मिट्टी है जिसमें कपास उगाया जा सकता है। आदर्श प्रकार की मिट्टी की पहचान करने में एम द्वारा प्रदान किया गया निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सबसे उपयोगी होगा। यानी कि कपास उगाने के लिए, ठीक है, जो मिट्टी बताई गई है उसके लिए कौन सा उपयोगी शब्द यहाँ पे आएगा कपास के लिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कपास के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो जरूरी चीजें कपास के लिए है कि यह नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कपास उगाने वाली जो मिट्टी है ना वो किस लिए ज़्यादा फेमस होती है बच्चों, नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत यहाँ पे पर्याप्त है, ओनली वन, दैट्स वाई ऑप्शन ए जो होगा बच्चों ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आप सारे बच्चे मुझे बताओ आ गया समझ में आपको क्वेश्चन। और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसने भी अभी तक नहीं किया है। आया समझ में बच्चों आप सभी को? हाँ जी सर, हाँ जी सर, समझ गए हैं, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे। अच्छा इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आपका जो है ना यहाँ पे क्लू नंबर ओनली 1 होगा कि इट इज वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये सर आ गया अगला क्वेश्चन। चलो बिल्कुल अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, है ना। 17 कैसा है, कहता है कि डैश का उदय सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के उदय से जुड़ा हुआ है। यानी कि इनका उदय तभी होता है जब राजनीतिक दल उभर के सामने आते हैं या फिर विकसित होते हैं या फिर सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो डैश का उदय सीधे तौर पे राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। तो किसका उदय बच्चों, राजनीतिक दलों से जोड़ रखा है। ठीक है, प्रबोधक लोकतंत्र का, प्रतिनिधि लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष या फिर संवैधानिक लोकतंत्र का। तो क्या इसमें से आंसर हो सकता है बच्चों? देखो राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हम जब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तभी तो पॉलिटिकली जो जितने भी दल होते हैं उनका उदय होता है ना। मतलब कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा, है ना। इंग्लिश में देखो कि द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है तभी तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो सामने आते हैं हमारे, या फिर जब हम चुनते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, अच्छे से सरकार बनाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, देश के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेशों का और प्रौद्योगिकी के संचालन के माध्यम से देशों के बीच में तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध की प्रक्रिया डैश कहलाती है। यह बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों। विभिन्न देशों के बीच में वस्तु, विचार, निवेश, सेवा, टेक्नोलॉजी, इन सभी का आदान प्रदान होना या एकीकरण होना या संबंध की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों इसका, तो है ना। एक बार सारे बच्चे आंसर करो, क्या बोलते हैं हम इसको? ठीक है, एक एग्जांपल दूं, इसका ना एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, वैश्वीकरण दूसरा नाम है इसका, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या बोलेंगे इसको? ओके जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल करेक्ट, भूमंडलीकरण बोलेंगे। लेकिन एक चीज बताऊं, जैसे आप 12th पास आउट करोगे, ठीक है, फिर बीए कंप्लीट करोगे और जब एमए के अंदर जाओगे ना तो आपको वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण इन दोनों में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी 12th के लेवल तक आप ये समझो कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जब आप एमए करोगे ना पॉलिटिकल साइंस से तब आपको ये भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन इनके बारे में अलग अलग से डिफरेंशिएट बताए जाएंगे। बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो।
है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, दैट्स वाई। तो चलो अब देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन, बट उससे पहले इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे वैसे तो हाँ ग्लोबलाइजेशन, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 19। सरकार बनाते समय राजनीतिक दल के द्वारा निम्नलिखित में से किस कथन पर विचार किया जाएगा, यानी कि सरकार जब बनाई जाती है तो उस समय राजनीतिक दल के द्वारा किस कथन पे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो कौन से कथन पे, विभिन्न जातियों जनजातियों के प्रतिनिधि के नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रतिनिधि, इन पे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो दूसरा हो गया। फिर अभिजात्य वर्ग के प्रतिनिधि, अभिजात्य यानी कि जो बेसिकली बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, इनका किया जाएगा। ठीक है, आगे अनिवासी भारतीयों के प्रतिनिधि, अनिवासी भारतीय प्रतिनिधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे जहां तक लगता है ना, इसके दो ऑप्शन सही बैठेंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधि के लिए, और सभी धर्मों के प्रतिनिधि, है ना, ये हमारा सही ऑप्शन इस पे बैठता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए वाला ऑप्शन है, 1 और 2, ये करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन व्यू। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये हमारे यहाँ पे करेक्ट लगती है, दैट्स वाई ए हमारा राइट है। ठीक है, चलो एमसीक्यू का सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जो कि काफी लॉन्ग भी है, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20। मिस एस ने अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए ऋण लेने के लिए पास के एक बैंक और साथ ही एक स्वयं सहायता समूह GHS, ठीक है, इसको जो उसके गांव में काम कर रहा था उससे संपर्क किया, एक बैंक से और एक स्वयं सहायता समूह से। बैंक ने उसके ऋण आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जबकि स्वयं सहायता समूह ने उसे ऋण प्रदान करना स्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बैंक के द्वारा आवश्यक है लेकिन स्वयं सहायता समूह द्वारा उसके व्यवसाय के लिए मिस एस के ऋण आवेदन की स्वीकृति करने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा बच्चों जरूरी है, उसे क्या बोलते हैं, समर्थक ऋणाधार। क्या बोलते हैं बच्चों, समर्थक ऋणाधार। ओके, तो इसको बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ कि आपको अभी तक मैंने जो 20 MCQ समझाए हैं अच्छे समझ में आ गए, और जो भी आंसर बताए हैं आपने आपसे हिसाब से 20 में से आपके कितने के राइट आंसर थे, 20 में से कितने के थे, देखूं तो जरा किसके कितने नंबर आए हैं। जल्दी से लाइव चैट में बताओ बच्चों, आपने कितने में से कितने सही आंसर दिए हैं। और जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिए। और तब तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और आंसर की बात करेंगे तो 20 वाले का जो आंसर है 20 में से 16, अरे वाह वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा आपका डॉक्यूमेंट ऑफ कोलैटरल। ठीक है, हाँ जी सर, 20 में से 16, 20 में से 18, 20 में से 19, परफेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे अगले अपना जो हमारा सेक्शन है इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अब हमारा खंड नंबर खा। ठीक है, खंड नंबर खा है बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानचित्र का अध्ययन कीजिए और उन भाषाओं का उल्लेख कीजिए जो बेल्जियम में प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। ठीक है, इस मैप में आपको मेरे हिसाब से शायद ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा जहाँ तक है, हाँ यहाँ थोड़ा सा आपको शायद दिख सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से शायद आपको दिख सकता है, जैसे कि जो ब्रुसेल्स है कैपिटल रीजन। ठीक है, ये जो ब्रुसेल्स है यहाँ पे बेसिकली कितनी बोली जाती है, वॉलन फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, फेलमेश फिर जर्मन स्पीकिंग इस तरीके से। तो ज़्यादातर आप देखेंगे वोलन और जर्मन है इधर। ठीक है ना, और इन इलाकों में ज़्यादातर ब्रुसेल्स और जो फ्लेमिश है ये है यहाँ पे, है ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका, आ जाओ अब आपको आंसर करवाते हैं अच्छे से। देखो बेल्जियम में प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं के नाम है, एक तो डच भाषा है और एक है फ्रेंच भाषा। ठीक है, बेल्जियम में कौन कौन सी बोली जाती है, एक तो डच
और एक फ्रेंच। ये 2 भाषाएं बेल्जियम में बोली जाती हैं बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। और सेम इसका आंसर आपको मैं इंग्लिश मीडियम में अगर दिखाऊं तो ये रहा बच्चों, बेल्जियम, डच एंड फ्रांच, ठीक है। बेल्जियम में कौन कौन सी बोली जाती है? डच भाषा और फ्रेंच भाषा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 में कहा गया है स्पेनी विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार पारंपरिक सैन्य हथियार बिल्कुल नहीं था। जो स्पेनी विजेता थे ना, इनका सबसे पावरफुल हथियार सेना नहीं थी बल्कि कुछ और था। और वो क्या था, उसके माध्यम से आपको 2 कारण देके सही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। 2 कारण बताते हुए क्वेश्चन समझ गए ना आप, सिंपल सा, कि जो स्पेनी लोग थे ये जीते, इनका मेन जो जीतने का रीजन था वो सैन्य हथियार नहीं था बल्कि कुछ और था। तो जो कारण था उसको आपको 2 कथनों के साथ में पुष्टि करनी है। तो आ जाओ बताते हैं। देखो, स्पेनिश विजेताओं ने अमेरिका को पारंपरिक सैन्य हथियारों से नहीं बल्कि चेचक जैसे कीटाणुओं से जीता था। सैन्य बल पे नहीं बल्कि चेचक जैसे कीटाणुओं के बल पे। अब ये किसी भी यूरोपीय को वहां पहुंचने से पहले ही महाद्वीप में गहराई तक फैल गए थे। किसी भी यूरोपीय के पहुंचने से पहले ही वहां पे उस महाद्वीप में, अमेरिकी महाद्वीप में पहले ही फैल चुके थे। अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आई इन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी ही नहीं, है ना। जो यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे, उनमें जो बीमारियां थी जब वो अमेरिकन लोगों को लगी तो उनके बॉडी के अंदर इतनी जो होती ना एंटीबॉडीज या फिर इसको झेलने की क्षमता थी ही नहीं। तो इस बीमारी ने पूरे समुदाय को मिटा दिया। धीरे धीरे करके सारे समुदायों को मिटा देते थे, जिससे कि इन स्पेनिश लोगों को विजय प्राप्त हुई। और 16वीं शताब्दी के मध्य में इस जैविक युद्ध ने स्पेनियों के लिए अमेरिका पर हावी होना आसान बना दिया। 16वीं सेंचुरी में इसके मिडल के आसपास इसी जैविक युद्ध ने आखिरकार स्पेनियों को काफी मजबूत बनाया और ये अमेरिका पर हावी हो गए और उसे विजित कर लिया, यानी कि जीत लिया उसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। कमेंट में बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया? मतलब 22 बेसिकली। अगर आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके से रहेगा कि द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वाज नॉट एक्सटेंशियल मिलिट्री वेपन टू ऑल। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजंस। तो 2 रीजन कैसे लिखेंगे आप? ये रहे आपके आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हाँ जी सर, समझ गए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। देखो, आपको क्वेश्चन समझ में आता जाए, ठीक है, तो आपने अगर लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो का ना जो रेफरेंस रेट है वो और ज़्यादा बच्चों के पास में पहुंचता है, ठीक है। तो ये और बच्चों को दिखाएगा फिर, जिससे कि और भी बच्चे इसको देख पाएंगे, है ना। तो आपका लाइक सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आपके ही जैसे और भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, 23वां क्वेश्चन। मिस्टर पी असम में रहते हैं। मान लीजिए आप असम में रहते हो, ठीक है, तो वह या तो चाय या गेहूं की खेती करना चाहता है, ठीक है। आप जो है ना चाय या गेहूं की खेती करना चाहते हो असम में। वह अपने राज्य में दोनों में से किस फसल की खेती कर सकता है? किन्हीं 2 कारणों से अपने उत्तर की पुष्टि करो। यानी कि देखो, सिंपल सा, आप असम में रहते हो, आप असम के अंदर या तो चाय की या तो गेहूं की खेती करना चाहते हो। अब आपको बताना ये कि इन दोनों में से कौन सी फसल की खेती कर सकते हो, किन रीजन से आप कर सकते हो, है ना। तो आओ बताते हैं आपको। देखो, श्री पी को असम में चाय की खेती करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, असम में तो चाय का हब है ना। चाय की खेती करनी चाहिए क्योंकि असम में मिट्टी और जलवायु इस चाय के उगाने के लिए प्रयुक्त है। अब इसको थोड़ा और बड़ा करके समझो तो देखो, जो चाय का पौधा होता है, टी ट्री, बेसिकली टी ट्री, ये उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है इसमें अच्छी तरीके से बढ़ता है, जो कि गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली लेटेराइट मिट्टी, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पानी से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। साल भर समान रूप से बार बार होने वाली बौछारें कोमल पत्तियों की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती हैं। इसलिए चाय के बागान या फिर कह लीजिए कि चाय की खेती करनी चाहिए। रीजंस क्या है, वो रीजंस भी मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अगर इसी का इंग्लिश मीडियम हम देखें बच्चों, तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा आपका
कि मिस्टर प्लानी कह लीजिए या फिर जो भी है, फ्रॉम तमिलनाडु विश टू कल्टिवेट ईदर टी और वीट, विच ऑफ द क्रॉप वाज ऑफ टू कैन बी ही कल्टिवेट इन हिज स्टेट, सब्सटेनेट योर आंसर विद एनी टू रीजंस। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात की जा रही है। अब तमिलनाडु के माध्यम से आप इसका आंसर देखेंगे बच्चों, हैं यहाँ पे तो तमिलनाडु लिखा हुआ है तमिलनाडु नहीं असम आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका असम हो जाएगा, है ना। तो असम में चाय के उगाने के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखिए आपकी लास्ट। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 24, 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन। भारत एक संघीय देश है, ये सिद्ध करने के लिए किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करो। अगर मैं चाहूं तो आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर ये 4 पॉइंट लिख के बता सकता हूं, है ना, एक एक लाइन के अंदर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मान लो अगर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ जाए 2 की जगह, तब आप कैसे लिखोगे। तो इसीलिए आपको मैं थोड़ा बड़ा करके आंसर बताऊंगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है बस आंसर ढंग से देखना। जैसे कि निम्नलिखित कारण है जो ये साबित करते हैं कि भारत एक संघीय देश है। क्या क्या कारण है बच्चों, तो नंबर 1, रीजन नंबर 1 शक्तियों का विभाजन। रीजन नंबर 2 है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। फिर रीजन नंबर 3 है हमारा राज्यों का प्रतिनिधित्व, और रीजन नंबर 4 है कि यहां पर राज्यों को विशेष दर्जा भी मिला है ना। अब एक एक करके समझो। सबसे पहले भारत एक संघीय देश है, तो शक्तियों का विभाजन, अर्थात भारत का संविधान ये स्पष्ट रूप से कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके बीच में शक्तियों का सीमांकन होगा। संविधान में लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य की क्या शक्तियां होंगी, और दोनों के अधिकार के जो क्षेत्र वो भी अलग अलग हैं। सेंट्रल का पूरा देश है, स्टेट का अपना एक एरिया होता है, एक स्टेट होता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, संवती सूची इनको बताती है, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो संघ सूची के विषयों पे काम करती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पे काम करती है, और दोनों ही मिलकर संवती सूची पे काम करते हैं, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय की समीक्षा करने की शक्ति किसको मिली है, एक फ्री जस्टिस, ठीक है, या फिर फ्रीडम जस्टिस तरीके से कह सकते हो, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे न्याय करने की सबसे बड़ी संस्था है या प्राधिकरण है। इसके पास खुद संविधान को व्याख्या करने की शक्ति है। केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने की शक्ति है। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट के बीच में और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ अशांति है, तो इसे कौन सुलझाएगा बच्चों, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कि एक ही है ना, सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है इस चीज को, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट, राज्यों का प्रतिनिधित्व। दैट मीन्स जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है कौन करती है, राज्यसभा। भारतीय संसद का ऊपरी सदन और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अन्य प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ ये बात है। अब है कि भारत में ना राज्यों की विशेष दर्जा, भारत में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी प्रदान किया गया है और उन्हें दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ी स्वायत्ता दी गई, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था ना तो उस समय ये मिलना नहीं चाहते थे, तो इन्हें कुछ कुछ कह के मिलाया गया। जैसे जम्मू और कश्मीर, इसका अपना संविधान था, अभी फिलहाल में 2025 की मैं बात करूं तो ये नहीं है, 2019-20 के आसपास ही हट चुका था, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान बनाने का मौका दिया गया था, उनका अलग झंडा था। ऐसे ही नागालैंड का अपना संविधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। तो भारत एक संघ है, ठीक है, जिसको दर्शाने के कई यहाँ पे पॉइंट हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये कारक भारत को एक संघीय देश होने में योगदान देते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति विभाजित होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे और ये यहाँ पे पूरा हुआ। ओके, तो एक बार सारे बच्चे कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 24 जो कि मैंने आपको समझाया है अभी हिंदी में, आपको समझ में आ गया ढंग से? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बताओ बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं
और तब तक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में अपने क्वेश्चन को देखो कि मेंशन एनी टू रीजन टू स्टेट द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे? डिवीजन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, और साथ ही साथ स्पेशल स्टेट्स टू स्टेटस टू स्टेट्स, है ना, ये चीजें। यस सर जी, आ गया समझ में। जी सर, जी सर, ओके, बोले तो समझ में आ गया सर। ओके 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 ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने अगले सेक्शन को, जो कि रहेगा यहाँ पे सेक्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम हिंदी में कहें तो खंड नंबर क्या है बच्चों? लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के। आओ ध्यान से समझते हैं। तो 25 क्वेश्चन कहता है, भारत में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर प्रिंट संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सही बात है, जब से भारत में प्रिंट संस्कृति आई है, ठीक है, प्रिंट कल्चर आया है, तब से महिलाओं के सामाजिक जीवन पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इस दावे के समर्थन में आपको साक्ष्य प्रदान करने हैं। आओ बच्चों, हम अब इसके लिए आंसर लिखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूं तो ये काफी बड़े बड़े आंसर हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको ना कुछ चीजें मैं यहाँ पे ढंग से समझाना चाहूंगा कि क्वेश्चन का ना पूरा का पूरा जो मोटिव है वो आपको समझ में आ जाए, है ना। जैसे कि देखो, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रिंट संस्कृति के उदय ने महिलाओं के सामाजिक जीवन को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंटिंग प्रेस ने महिलाओं को उन सूचनाओं, उस ज्ञान और उन विचारों तक पहुंचने की अनुमति दी जो पहले उनके लिए दुर्गम थी। महिलाएं पहले किसी भी सूचना, किसी भी ज्ञान, किसी भी विचार तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन इस प्रिंट संस्कृति ने उन्हें इस लायक बनाया। ठीक है, अब महिलाएं पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से उन्हें शिक्षा मिल रही है, उन्हें लैंगिक समानता के बारे में पता चल रहा है, उनके साथ अब लैंगिक समानता हो रही है। महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर वे अपने विचार, अपनी राय व्यक्त कर सकती हैं इस प्रिंट संस्कृति के माध्यम से। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट और लिख देंगे, जैसे कहा, उदारपतियों और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें स्कूल में भेजा। समाज में प्रिंट कल्चर आने की वजह से कुछ हस्बैंड्स और कुछ फादर्स ने ओके, हाँ, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझो कि उदार पतियों ने और कुछ पिताओं ने अपने घर की जो महिलाएं थीं, ठीक है, उनको घर पर ही शिक्षा देना शुरू कर दिया और उन्हें स्कूल भेजा। पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़िवादी घर में एक युवा विवाहित लड़की रस सुंदरी, ठीक है, देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा अमर जीवन 1876 में लिखी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अमर जीवन ये किसने और कब लिखी थी। ये किसने लिखी थी बच्चों? ये लिखी थी देवी ने अपनी आत्मकथा 1876 में। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई और पूर्ण लंबाई वाली एक आत्मकथा थी, बहुत ही बड़ी आत्मकथा। ठीक है, इसके अलावा आप ये 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे आप लिख सकते हो कि महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में भावुक क्रोध के साथ में एक लेख लिखा। इसके अलावा तमिल उपन्यास के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कैलाश वासिनी देवी का एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखने आपको, 1 से 2 एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन ये लिख दी, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे 3। डोंट वरी, आपको ये नहीं है कि पूरा पूरा आंसर लिखना जो बताया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होगा आपका। अब यही क्वेश्चन आप एक बार इंग्लिश में देखो
कि प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लिव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बच्चों? देखो, शुरुआत में तो आपको अपनी जो भूमिका है वो इस तरीके से बनानी है। ठीक है, और फिर ये रहा आपका यहाँ पे इस तरीके से कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिखेंगे ये वाला, सेकंड एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल एंड फिर आपका ये फोर्थ एग्जाम्पल। ओके, किन्हीं भी 2 से 3 पॉइंट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है अच्छे से और बताना है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या है कि मिस्टर आर एक छोटे से कारखाने में नियमित कर्मचारी थे। एक नॉर्मली फैक्ट्री में ना वो काम करते थे डेली बेसिस पे, यानी कि मंथली वाले। उन्हें उनकी मजदूरी का ठीक से भुगतान नहीं किया गया था। एक महीना क्या हुआ कि उन्हें उनका पैसा ढंग से मिला नहीं, और कारखाने ने सरकार द्वारा बताए गए कारखाने के नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया था। ठीक है, और जो काम जहाँ पे करते थे ना, उसका जो मालिक था उसने उन नियमों को नहीं माना, उन विनियमों को नहीं माना जो सरकार ने बताए थे। तो हाल ही में उनकी नौकरी चली गई। अब उसकी नौकरी चली गई भाई, क्योंकि जब नहीं मानेंगे नियम तो सरकार तो फैक्ट्री बंद ही कर देगी ना। तो अब ये मिस्टर आर भाई साहब की ना नौकरी चली गई। एक ठेला गाड़ी में बिजली के सामान बेचते हुए पाए गए, और वो ठेला गाड़ी में बिजली का सामान बेचते हुए पाए गए। तो आर जैसे श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो एक फैक्ट्री वर्कर के मामले में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है उनकी सुरक्षा के लिए, ये बताओ। ठीक है, तो आओ कैसे लिखेंगे। देखो, जैसा कि हमने जाना कि आर जो है, मिस्टर आर, वो काम कर रहे हैं एक असंगठित क्षेत्र में। तो ऐसे एरियाज में श्रमिकों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है भाई? नंबर 1, न्यूनतम काम के घंटे और मजदूरी सरकार द्वारा तय की जानी चाहिए। ठीक है, काम के घंटे कम से कम हो, जैसे 8 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा होते तो ओवर टाइम का पैसा, है ना। और मजदूरी सरकार के द्वारा तय की जानी चाहिए, जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इस तरीके से। सेकंड, स्वयं नियोजित लोगों की सहायता के लिए सरकार ऋण प्रदान कर सकती है। यानी कि अब जैसे उनका काम छूट गया, अब वो बिजली का सामान बेचने में पाए गए, तो अगर वो अपना काम करना चाहते हैं मिस्टर आर, है ना, यानी कि स्वयं नियोजित काम करना चाहें, तो सरकार उन्हें लोन प्रोवाइड कराए। तीसरा, सरकार के द्वारा लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, ऐसे जो बुनियादी सेवाएं हैं इनका तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए। लेकिन आजकल सरकार ऐसा करती कहाँ है? फिर श्रम कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि कारखाने द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जा रहा हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, जैसे कि काम के घंटे निर्धारित करने चाहिए, 8, 10, 6, इस तरीके से। नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ठीक है, नौकरी कम से कम आप 1 साल तक तो कर ही सकते हो, है ना, इस तरीके से 2 साल, 10 साल, 20 साल। कर्मचारियों को समय से वेतन मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, वेतन की वृद्धि होनी चाहिए साल दर साल, या फिर साल में 1 बार, साल में 2 बार। स्वास्थ्य बीमा जैसे कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि ESI वगैरह होता है ना, PF, ये सब। संक्षेप में 1956 के अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए इन फैक्ट्री वर्कर्स को और इन फैक्ट्री ओनर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिख के बताओ 26 जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया समझ में आ गया आप सभी को? चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ 26 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? तब तक इंग्लिश में देखेंगे हम। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे ये बताना है कि जो मिस्टर आर हैं वो बेसिकली एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है ना। तो कैसे हो सकती है बच्चों? द फॉलोइंग आर द वेज इन विच द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड। तो वो तरीके क्या हैं बच्चों? 2 तरीके तो आपके ये हो गए, और बाकी के जो तरीके हैं वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, यहां तक आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कैसा कहता है हमसे कि भाई कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है। जो कृषि है वो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है। किन्हीं 3 संगत विद्यों के साथ में कथन की पुष्टि करो। अब आपको एग्जाम्पल के जरिए बताना है कि जो खेती है, जो कृषि है, वो औद्योगिक क्षेत्र को आखिर बढ़ावा कैसे देती है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ पे देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ये रहा कच्चे माल की आपूर्ति। कैसे? खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और कागज जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए कृषि जो है ये कच्चा माल एक महत्वपूर्ण स्रोत है इनके लिए। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि खाद्य से संबंधित जो एरियाज होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, इनकी बात हो रही है।
ठीक है, कपड़ा और कागज के मामले में कृषि इन्हें कच्चा माल देती है। जैसे उदाहरण के लिए कपास उद्योग कृषि क्षेत्रों से कपास के उत्पादन पर बहुत ही निर्भर करता है, जो कपास उद्योग होते हैं। इसी तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फल, सब्जी, अनाज ऐसे कृषि उत्पादों पर निर्भर करते हैं। और इसी प्रकार एक स्वस्थ कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो बदले में उनकी उत्पादकता, उनकी डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा तरीका है बाजार विस्तार, यानी कि कृषि औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करती है। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे ट्रैक्टर हो गए, टिलर हो गए, हार्वेस्टर हो गए, ये सभी कृषि मशीनरी का उपयोग स्टील, प्लास्टिक, रबड़ सहित औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा करते हैं, है ना। कृषि में ये इन उत्पादों का उपयोग होता है, और जैसे कृषि ज़्यादा बढ़ेगी तो बाजार विस्तार भी होगा इन सभी की वजह से, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर है वो इससे ज़्यादा विकसित होता है, ये चीज़ें। फिर आता है तीसरा पॉइंट बच्चों, रोजगार सृजन। ठीक है, रोजगार सृजन अर्थात कृषि जो कि एक श्रम प्रधान क्षेत्र है, जो भारत में एक महत्वपूर्ण आबादी के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जैसे एक स्वस्थ कृषि क्षेत्र किसानों और कृषि श्रमिकों को आय को बढ़ा देता है, बदले में औद्योगिक उत्पाद और सेवाओं की मांग को पैदा करता है। अब पैसा आपके पास में आएगा तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदोगे, तो वही चीज़ है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत कृषि बेरोजगारी को कम कर देती है, ठीक है, गरीबी को कम कर देती है ना। ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ें भारत की मुख्य चुनौती हैं जिसे खेती यानी कि कृषि कम कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को लिखेंगे बच्चों, और मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बता दी हैं। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, है ना। हाँ जी सर, समझ गए। चलो, वेरी गुड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर इंग्लिश, हाँ इंग्लिश क्यों नहीं। देखो क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 रिलेवेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो 27 के लिए देखो, सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई के बारे में, मार्केट एक्सपेंशन के बारे में, और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। ठीक है, ये रहे आपके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया बच्चों कि भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को वितरित करने के लिए 3 सूचियां प्रदान करता है, संघ सूची, संवत्ति सूची और राज्य सूची। तो संघ सूची में शामिल किन्हीं 2 विषयों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा किस विषय की सूची में शामिल है और क्यों है? देखो हमें बताना क्या बच्चों कि संघ सूची में शामिल कोई 2 विषय बताओ, उनके बारे में अच्छे से लिखो, और जो शिक्षा का विषय है ये किस सूची में है और वो उस सूची में क्यों है ये बताओ, है ना। तो आओ बच्चों समझते अच्छे तरीके से। देखो भारतीय संविधान में विधायी शक्ति का 3 गुना वितरण है, जिसे 3 सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, संवत्ति और राज्य सूची। संघ सूची में सभी विषय शामिल हैं जो संघ सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संघ सूची के कुछ विषय जैसे कि देश की रक्षा, विदेशी मामले, संबंध बैंकिंग, मुद्रा, सिक्का, रेलवे और हवाई परिवहन, डाक और तार, जनगणना सांख्यिकी, कॉपीराइट या पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब बात आती है शिक्षा विषय किस में है और क्यों है। तो शिक्षा का विषय है संवत्ति सूची के अंतर्गत, जिसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, क्योंकि जो भी विषय संवत्ति सूची में होते हैं उन पर जो नियम है, कानून है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं, राज्य और केंद्र। संवत्ति सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो दोनों के हित में होते हैं, जैसे शिक्षा है तो ये दोनों के हित की बात करती है ना, ये चीजें हैं। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। और ये बताओ कि एजुकेशन किस में है और क्यों है ना। तो आंसर लिख दिया हमने बच्चों कि बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो यूनियन लिस्ट है इसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है, ये बातें यूनियन लिस्ट के अंदर। और जो एजुकेशन है बच्चों ये किस में है, तो ये कॉन्क्रीट लिस्ट में है, क्यों है ये भी बता दिया है आपको। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब 29 क्वेश्चन का है हमारा, 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पे डेटा थोड़ा खराब दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में देखें क्या? इंग्लिश में तो डेटा ही नहीं है। इंग्लिश में तो डेटा ही नहीं दे रखा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 29 है कि नीचे दिया गया एक आलेख अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को। ओके, यह 2 साल 1973-74 और 2013-14 के लिए दिखाया गया है। दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें तो 1973 और 74 में 0 से लेकर के, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो कुछ यहाँ पे था 400 के आसपास, है ना, और जो हमारा टेरिटरी एक्टर वो कुछ 700-800 के आसपास है। 2013-14 में वही प्राइमरी सेक्टर बढ़ गया है 2 लाख मान के चलो 20-30 के आसपास, और जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है ये बढ़ गया है 5,60,000 या 70,000 के आसपास, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमसे देखो क्या क्या पूछे गए हैं एक एक नंबर के। क्वेश्चन ये है कि 1973-74 में सबसे कम उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, कारण बताइए। 1973-74 में सबसे कम उत्पादक क्षेत्र किसका था बच्चों? ठीक है, तो सबसे कम उत्पादक क्षेत्र किसका था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, माध्यमिक क्षेत्र 1973 में सबसे कम उत्पादक क्षेत्र था। भारत उस दौर में एक बंद अर्थव्यवस्था था, तकनीकी उन्नयन सीमित था, यानी कि तकनीकी कमी थी भारत में। साथ ही औद्योगिक नीति ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, लाइसेंस नीति बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिससे कि अन्य कंपनी भारत में आ नहीं पा रही थी, भारत से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2013 और 14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, कारण बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2013 और 14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी एक्टिविटीज। इसका मेन रीजन है बच्चों बुनियादी सेवाएं। किसी भी देश में कई सेवाएं जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, तार सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, ये सभी बेसिकली किस में आती हैं, टेरिटरी एक्टिविटीज में। ठीक है, तो एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान और की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसे कि वो तेजी से विकसित होगा, और सरकार ने ऐसा किया भी। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का विकास हुआ। कृषि और उद्योगों के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का जितना अधिक विकास होगा, ऐसे ही सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो टेरिटरी एक्टिविटीज हैं वो जितनी तेजी से बढ़ेंगी, वैसे जो फर्स्ट एंड सेकंड जितना तेजी से बढ़ेंगे, वैसे सेवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, आय के स्तर में वृद्धि, जैसे कि आय का स्तर बढ़ने लगा लोगों का काम की वजह से, लोगों के कुछ वर्ग बाहर निकल के आए, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर, ये सभी विकसित होने लगे, है ना। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी में वृद्धि, पिछले 1 दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इस पर आधारित सेवाएं आवश्यक हो गई, तो इन सेवाओं का उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगा, है ना। तो आंसर आपका ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो ये रहा कि अ ग्राफ शो बिलो अ ग्राफ गिवन। वैसे ग्राफ तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है। ठीक है, वेल आपको अगर ग्राफ देखना ही है तो आप ग्राफ यहाँ से देख सकते हो बच्चों। ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताना क्या है, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन आपको ये बताना है, ठीक है, कि विच वाज द लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 एंड वाई, और कि विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको मैं दिखा देता हूं। पहले वाले का आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर आपका ये हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग है बट आप यहाँ पे एक ही बार में देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस महा एपिसोड के अंदर क्लास 10th के अपने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए एक जो इंपॉर्टेंट हमारा पीवाईक्यू पेपर है, ठीक है ना, पीवाईक्यू, इसको सॉल्व कर लिया है। और अभी पता है देखो, अभी ना हमारे कुछ ही सेक्शन कंप्लीट हुए, यानी कि खंड का पूरा हो गया है, खा भी पूरा हो गया और गा भी पूरा हो गया है ना। अब जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं
जैसे कि घा बच गया अभी 5 नंबर के क्वेश्चन वाला, ठीक है। अभी हमारा 5वां खंड बच गया केस बेस्ड क्वेश्चन वाला, और अभी हमारा मैप बच गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में समझाऊंगा, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों, ठीक है ना। तो पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, और पेपर का पैटर्न वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा बच्चों। अपने सभी दोस्तों में इसे जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी देख लें कि हमारा पेपर कैसा आएगा, मतलब पिछले साल का कैसा पेपर आया था। और जो भी बच्चे हमसे 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, 10वीं के बाद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना है आप सभी ने। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।